सामान्यतः लेखांकन सिद्धांतों का विकास एक लंबी अवधि में पूर्व अनुभव, प्रयोगों अथवा परंपराओं, व्यक्तियों एवं पेशेवर नेताओं के विवरण एवं सरकारी एजेंसियों द्वारा नियम के आधार पर हुआ है तथा यह अधिकांश पेशेवर लेखकों द्वारा सामान्य रूप से स्वीकृत है। कक्षा 11वीं में हमने इसी तरीके के कुछ सिद्धांत और संकल्पनाएं पढ़नी हैं, जिसमें पहली संकल्पना है व्यवसायिक इकाई संकल्पना। इस संकल्पना के अनुसार व्यवसाय का अपने स्वामी से बिल्कुल अलग एक स्वतंत्र अस्तित्व है, अर्थात लेखांकन के उद्देश्य से व्यवसाय व उसके स्वामी दो अलग अलग अस्तित्व वाली इकाइयां मानी जाती हैं। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जब कोई व्यक्ति व्यवसाय में पूंजी लगाता है, अभिलेखों में व्यापार के स्वामी की पूंजी को देनदारी के रूप में दिखाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्वामी एक इकाई है और व्यवसाय दूसरी इकाई है। परंतु ध्यान रहे, व्यवसाय में लेखांकन अभिलेख व्यापार के दृष्टिकोण से करे जाते हैं। ध्यान रहे, व्यवसाय में लेखांकन व्यापार के दृष्टिकोण से करे जाते हैं, ना कि स्वामी के दृष्टिकोण से। अब दूसरी संकल्पना का नाम है मुद्रा मापन संकल्पना। मुद्रा मापन की संकल्पना यह उल्लेख करती है कि किसी संगठन में केवल उन्हीं घटनाओं का अभिलेखन पुस्तकों में किया जाएगा जिनको मुद्रा में नापा जा सकता है। वह सभी लेन देन या घटनाएं जिनको मुद्रा के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, जैसे प्रबंधक की नियुक्ति, संसाधनों की योग्यता इत्यादि, इनको लेखांकन अभिलेखों में स्थान प्राप्त नहीं कराया जाता, क्योंकि इनको मुद्रा में बांटना शायद असंभव है। एक फैक्ट्री 50 लाख की है, यह मुद्रा में नापा जा सकता है, परंतु वह फैक्ट्री कितनी अच्छी जगह पर स्थित है, यह मुद्रा में नहीं नापा जा सकता। अब हम अपनी अगली संकल्पना पे चलते हैं, जिसका नाम है सतत व्यापार संकल्पना। इस संकल्पना के अनुसार ऐसा माना जाता है कि व्यवसाय लंबे समय तक चलेगा और यह भी कहा जा सकता है कि वह निकटतम भविष्य में बंद नहीं होगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि परिसंपत्तियों को दो तरीके से विभाजित किया जा सकता है, चालू या गैर चालू। गैर चालू संपत्तियां 1 साल से ज्यादा समय के लिए व्यवसाय में रहती हैं और चालू संपत्तियां 1 साल से पहले पहले रोकड़ अथवा कैश में बदल ली जाती हैं। फर्ज कीजिए, यदि कोई व्यवसाय इस संकल्पना के साथ चलता है कि वह निकटतम भविष्य में बंद हो जाएगा, तो शायद सभी परिसंपत्तियां चालू संपत्तियां ही बनकर रह जाएंगी। अब हम अपनी अगली संकल्पना पे चलते हैं, जिसका नाम है लेखांकन अवधि संकल्पना। लेखांकन अवधि से तात्पर्य समय के उस विस्तार से है जिसके अंत में वित्तीय विवरण बनता है। इन विवरणों द्वारा ही वास्तव में यह पता चलता है कि व्यवसाय में लाभ अर्जित हुआ है या हानि हुई है, व्यवसाय की संपत्तियां कितनी हैं, कर्जे कितने हैं। इस प्रकार की सूचना विभिन्न उपयोगकर्ताओं को विभिन्न उद्देश्यों के लिए नियमित समय और अंतराल पर उपलब्ध होती रहनी चाहिए, क्योंकि वह भी फर्म अपने वित्त संबंधित परिणामों को जानने के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकती। इसका कारण यह है कि इसी सूचना के आधार पर अलग अलग समय अंतराल पर विभिन्न निर्णय लेने होते हैं। यदि हमने किसी बराबर समय अंतराल पर अपने लाभ या हानि के बारे में पता नहीं लगाया, तो हो सकता है कि एक बहुत लंबे समय के बाद यह पता लगे कि व्यवसाय आज बंद होने वाला है, क्योंकि हमने लाभ या हानि की गणना नहीं करी। इसलिए यह जरूरी है कि एक निश्चित अंतराल के बाद सभी खातों को बंद किया जाए और यह पता लगाया जाए कि व्यवसाय में हानि हुई है या लाभ।
अब अगली संकल्पना पे चलते हैं जिसका नाम है लागत संकल्पना। लागत संकल्पना की मुख्य आवश्यकता है कि सभी परिसंपत्तियों को पुस्तक में उनके क्रय मूल्य अर्थात जिस मूल्य पर उनको खरीदा गया था उस पर ही लिखित किया जाए। सभी परिसंपत्तियों को उसी मूल्य पर लिखा जाए जिन पर उनको खरीदा गया था। उदाहरण के रूप में अगर आपने कोई जमीन आज से 10 साल पहले 10 लाख रुपए में खरीदी है, आपको आज भी वह जमीन अपनी पुस्तकों में 10 लाख रुपए की ही दिखानी है, भले ही उस जमीन की बाजार में कीमत आज 5 करोड़ हो या 50 करोड़ हो। विद्यार्थियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जमीन की कीमत 5 करोड़ या 50 करोड़ बाजार में है, वह अभी व्यापार के स्वामी को मिली नहीं है। इसलिए लागत संकल्पना के तहत वह जमीन 10 लाख या जितने में वह खरीदी गई थी उतने में ही दिखाई जाएगी। अब अगली संकल्पना पे चलते हैं जिसका नाम है द्विपक्षीय संकल्पना। द्विपक्षीय पक्ष लेखांकन का मूलभूत आधारभूत सिद्धांत है। यह संकल्पना व्यवसाय के लेन देन के अभिलेखन करने का आधार प्रदान करता है। इस संकल्पना के अनुसार व्यवसाय के प्रत्येक लेन देन का प्रभाव किन्हीं दो स्थानों पर पड़ता है। किसी भी लेन देन का लेखन 2 बार किया जाएगा। उदाहरण के रूप में अगर राम से आपने पैसा लिया है तो एक खाता राम है जो लेखांकन में लिखा जाएगा और दूसरा खाता है रोकड़ मतलब कैश। हर लेन देन को 2 बार लेखांकन में अर्जित किया जाएगा। इस संकल्पना को लेखांकन के आधारभूत समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। परिसंपत्तियां बराबर देनदारियां जमा पूंजी। अब अगली संकल्पना पे चलते हैं जिसका नाम है आगम मान्यता संकल्पना। इस संकल्पना के अनुसार किसी भी आगम को पुस्तकों में तब तक लिखित नहीं करना चाहिए जब तक वह वास्तविक रूप से प्राप्त ना हो जाए। आगम के उदाहरण हैं जैसे ब्याज, रॉयल्टी, लाभांश। आगम को माना तभी जाएगा जब उसकी प्राप्ति पर व्यवसाय का अधिकार हो जाता है, अर्थात जब वस्तुओं का विक्रय यानी सेल हो गई है या सेवाएं बिक गई हैं। इसलिए उधार विक्रय को आगम विक्रय की तिथि से मान लिया जाता है, ना कि उस तिथि से जब खरीदार ने रोकड़ अर्थात कैश का भुगतान किया। उदाहरण के रूप में यदि मार्च 2020 का किराया अप्रैल 2020 में प्राप्त किया जाता है या दिया जाता है, किराया मार्च 2020 का ही माना जाएगा।